एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, जबकि एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। इन शब्दों के साथ मैं नीतूगर, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आप सबका हमारे चैनल और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। कौन से 3 महाद्वीप? सोचिए कितना बड़ा द्वीप होगा, कितना बड़ा साम्राज्य होगा कि तीन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका। अगर हम इसे मैप में देखें तो वर्ल्ड के मैप के अंदर ये जितना भी हमें इस लाइनों के अंदर, बाउंड्री लाइनों के अंदर एरिया दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन रोमन साम्राज्य है, बेहद बड़ा। और इसका जो केंद्र बिंदु था ये आधुनिक इटली इसका केंद्र बिंदु था। इसकी 2 प्रमुख नदियां राइन और डैन्यूब थी। इस मैप के जरिए से और थोड़ा क्लियर और पास से समझने का प्रयास करते हैं कि रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं का निर्धारण राइन और डैन्यूब नदियां करती थी। बहुत बड़ी, बहुत विशाल नदियां थी जो कि इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। ऊपरला हिस्सा जो होता है ये उत्तरी होता है, निचला दक्षिण, ये पूर्वी और इधर पश्चिम। तो उत्तरी सीमाओं का निर्धारण राइन और डैन्यूब करती थी, जबकि पश्चिम में स्पेन इसकी सीमा का निर्धारण करता था। पूर्व में सीरिया और दक्षिण में जो है, जो कि अफ्रीका में पड़ता था, विशाल सहारा मरुस्थल इसके दक्षिण में पड़ता था। अब हम बात करेंगे कि हमें इस महान रोमन साम्राज्य की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है। वो मिलती है हमें 3 प्रकार के स्रोतों से। पाठ्य सामग्री, जिसे हम पढ़ के पता लगा सकते हैं। प्रलेख या दस्तावेज, जिसे हम किसी दस्तावेज के रूप में देखते हैं। और फिर भौतिक अवशेष, जिसमें कोई इमारतें या बिल्डिंग्स या बर्तन या कोई पच्चीकारी का सामान, सिक्के आदि इसमें आते हैं। जबकि दस्तावेज में क्या आएगा? किसी भी प्रकार के अभिलेख आ जाएंगे या फिर पांडुलिपियां आ जाएंगी। फिर हम बात करेंगे पाठ्य सामग्री की। पाठ्य सामग्री में क्या क्या हो सकता है? देखिए, वर्ष वृत्तांत हो सकता है। वर्ष वृत्तांत क्या होता है कि उस समय के यानी समकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया इतिहास। फिर पत्तर, उस समय जो भी पत्तर लिखे गए या व्याख्याएं की गई या कोई प्रवचन दिए गए या फिर कानून जो बनाए गए उस समय के शासकों के द्वारा, जैसे थियोडोसियस II के द्वारा बनाए गए जो थे थियोडोसियस कोड, यानी कि कानून बनाए गए थे, वो उस समय की सारी क्या है? पाठ्य सामग्रियां हैं। वर्ष वृत्तांत क्या है कि इतिहासकारों के द्वारा वर्ष दर वर्ष जो इतिहास लिखा जाता है, प्रत्येक घटना को तारीख के हिसाब से नोट करके उन्हें कलमबद्ध कर लिया जाता है, उन्हें हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। और कुछ ऐसा ही जो था वो रोम के एनल्स थे। एनल्स का अर्थ होता है वर्ष वृत्तांत। फिर हम बात करेंगे दस्तावेजी स्रोतों की, जिसमें हम बात करेंगे अभिलेखों की और पांडुलिपियों की। अभिलेख में इंस्क्रिप्शन, जो चट्टानों पर लिख दिए गए, जो कभी नहीं मिट पाए, जो हमारे इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। और दूसरा है पांडुलिपियां। एक तो स्क्रोल्स थी, एक सीधे वाली थी। जो सीधी आप देख सकते हैं कि किनारे मुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्क्रोल्स होती हैं अर्थात जिनको हम फोल्ड कर सकते हैं, ऐसी पांडुलिपियां कैरी करनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जानी आसान होती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सब सरकारी दस्तावेज हैं और ये हमारे इतिहास की जानकारी को और अधिक पुख्ता करते हैं। फिर हम बात करेंगे भौतिक अवशेषों की, जिसमें हम बात करेंगे इमारतों की, बिल्डिंग्स की,
ये कुछ इमारतें हैं रोमन सभ्यता की, ये गेट है वहां का, ये वहां के सिक्के हैं, सोने के सिक्के मुख्य रूप से एक पहचान है उस सभ्यता की। इसके अलावा बर्तन, पच्चीकारी का सामान, ये सब थे। पच्चीकारी का सामान क्या होता है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है ये, पच्चीकारी का सामान। जैसे कि हम सोने के गहने में हीरो को जड़ देते हैं, और पत्थरों के अंदर, मार्बल के अंदर हम अलग अलग प्रकार के कीमती नग लगा देते हैं, और वो इतने मुलायम और समतल कर देते हैं कि उभरे ना। तो ऐसों को हम पच्चीकारी का इस्तेमाल करते हैं। उस समय बिल्डिंग्स बनाई जाती थी कि जब सिंपल दीवारें होती थी उनमें कीमती पत्थर लगाकर, कीमती डिजाइन लगाकर, पैच वर्क की तरह उनमें जोड़े जाते थे। जुड़ाई का काम, जुड़ाई के काम को पच्चीकारी कहते हैं। लेकिन देखिए, जिस समय रोम साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर केवल उस समय एक रोम साम्राज्य ही नहीं था, एक बिल्कुल रोम के पड़ोस में दूसरा साम्राज्य था, ईरान। दोनों ही पड़ोसी राज्य थे, आपस में लड़ते रहते थे, और उनकी प्रतिद्वंदता बहुत अधिक थी। फिर हम बात करेंगे कि रोम साम्राज्य जो था वो कैसा था। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, यूरोप और अफ्रीका के बीच जो है भूमध्य सागर था। पश्चिम में स्पेन और पूर्व में सीरिया थे, उत्तर में राइन और डेन्यूब नदियां थी, दक्षिण में सहारा मरुस्थल था। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर रोम और ईरान राज्य थे और आपस में प्रतिद्वंदी थे, तो क्या उनकी संस्कृतियां एक जैसी थी? नहीं। ईरान की तुलना में रोम साम्राज्य में जो आबादी थी वो अधिक विविध प्रकार की थी, अर्थात अलग अलग संस्कृतियों वाली आबादी रोम साम्राज्य में रहती थी। ईरान पर शासन करने वाले जो राजवंश थे वो अलग अलग थे, जैसे कि पार्थियन, ससानी। जबकि रोमन साम्राज्य के जो सरकारें थी वो साझा, अर्थात एक ही प्रकार की थी। भले ही अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, लेकिन उन पर शासन करने वाले सम्राट जो थे वो एक ही थे। और वहां पर रोम में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जबकि लातिन और यूनानी वहां की प्रशासनिक भाषा थी। देखिए, हमने बात की थी कि राइन और डेन्यूब मैंने आपको करवा दिया था उत्तर में, यहाँ पर स्पेन, यहाँ पर हमने बात की थी सीरिया की, यहाँ पर। लेकिन हमने कहा था मध्य में, अर्थात यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है वो है मेडिटेरेनियन सी, अर्थात भूमध्य सागर। ये बिल्कुल बीच में पड़ता था, विशाल समंदर था ये। और इसीलिए इस भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय, दिल भी कहा जाता था। फिर हम बात करेंगे इस 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के अलग अलग समय की और वहां पर राजतंत्र। देखिए, बिल्कुल तो आप लोगों की बुक में जो इतिहास शुरू होता है वो है 509 से 27 ईस्वी पूर्व। लेकिन हमने थोड़ा और पीछे से उठाया है कि जो हमारे पास जानकारी के स्रोत आते हैं, रोमन में सबसे पहले राजतंत्र था 753 ईस्वी पूर्व से 509 के बीच। अलग अलग राजे थे, और उन राजाओं की जो सत्ता थी वो सब सर्वोच्च थी, सबसे ऊपर थी। लेकिन 509 ईस्वी पूर्व में, हम ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, 509 ईस्वी पूर्व से फिर 27 ईस्वी, अर्थात अब ईस्वी पूर्व से हम किस में आ गए? ईस्वी में आ गए। इस समय में लगभग 500 साल के अंदर रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई। अर्थात रोमन गणतंत्र का अर्थ है जब सेनेट जो थी सबसे शक्तिशाली थी। राजा तो था, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं था, उसे एक पार्लियामेंट्री रूप में सेनेट जो थी उसके आज्ञा का पालन करना पड़ता था, उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता था। फिर शुरू होता है रोमन साम्राज्य 27 ईस्वी पूर्व से लगभग 7वीं शताब्दी 700 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है रोमन साम्राज्य। और हमारे लेसन का जो आधार है वो भी हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है रोमन साम्राज्य। इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो है पूर्ववर्ती काल। जो पूर्ववर्ती काल है वो 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी तक का है। उसके बाद जो दूसरा है वो है 3री शताब्दी का संकट।
अर्थात एक ये शताब्दी ऐसी थी, ये 100 साल, लगभग 100 साल ऐसे थे जब रोमन साम्राज्य डगमगा जाता है। और फिर यहाँ पर परवर्ती साम्राज्य अर्थात वो तीसरे संकट से उभर कर, तीसरी शताब्दी के संकट से उभर कर जब रोमन साम्राज्य फिर से खड़ा होता है तो उसे हम परवर्ती काल या परवर्ती साम्राज्य बुलाते हैं। और ये चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक रहता है। प्यारे बच्चों, हम इस लेसन के अंदर आज जो भाग कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं राजनीतिक जीवन की, जबकि अगले भागों में हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। फिर है रोमन गणराज्य। पहले में तो हमने बता दिया था कि रोमन साम्राज्य में क्या थे, अमूमन राजे थे, राजतंत्र था। फिर 509 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी पूर्व, यहाँ पर ना ईस्वी पूर्व कर लेना, इसको थोड़ा क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता सेनेट नामक निकाय के हाथों में थी, अर्थात एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसमें क्या थे, धनी परिवारों के लोग थे और उन्हीं का बोलबाला था और उन्हें अभिजात कहा जाता था। और ये गणतंत्र जो था 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक चला। फिर हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के अंदर, अर्थात 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 565 ईस्वी पूर्व तक के समय के बीच मेन राजाओं की बात करेंगे। हम सबसे मुख्य शासकों की बात करेंगे जो अपनी छाप छोड़कर गए हैं इस रोमन साम्राज्य के अंदर। सबसे पहले ऑगस्टस 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी। देखिए, अगर हम 1 ईस्वी देखते हैं तो 27 उससे पहले थे, 14 उससे अगले थे। ये उसका शासनकाल है, ना कि उसके जन्म से मृत्यु नहीं, ये उसका शासनकाल, कितने साल उसने जो है शासन किया, लगभग 41 साल। फिर दूसरा शासक तिबेरियस, जो ऑगस्टस का उत्तराधिकारी बना, वो 14 ईस्वी से 37 ईस्वी। उसके बाद जो शासक में हमारे जिसका चर्चा करेंगे वो है नीरो, 54 ईस्वी से 68 ईस्वी। फिर है ट्राजन या ट्राजन बोलते हैं इसको, 98 से लेकर 117 ईस्वी के मध्य जिसका शासन रहा। गैलिनस 253 से 268। फिर शुरू हो जाता है तीसरी शताब्दी का संकट। फिर उसके बाद जो बात करेंगे हम करेंगे डायोक्लिशियन की, 284 से 305। उसके बाद है कॉन्स्टेंटाइन 306 से 337 ईस्वी। थियोडोसियस 408 से 450 ईस्वी। जस्टिनियन 527 से 565 ईस्वी। इस भाग के अंदर हम इन्हीं शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करेंगे, उसे जानेंगे, ताकि हम रोमन साम्राज्य के राजनीतिक जीवन के बारे में जान पाए। देखिए, रोमन साम्राज्य जो था उसके 3 प्लेयर थे, अर्थात उसकी धुरी जो थी वो 3 पे टिकी हुई थी। एक तो शासक जो उसका केंद्र बिंदु था, दूसरा था सेनेट, सेनेट क्या था, मुख्य जो प्रभावशाली धनवान परिवार के लोगों की एक पार्लियामेंट्री रूपी संस्था थी, तीसरी थी सेना, और सेना को छोटी मोटी सेना नहीं थी, लगभग 6 लाख सैनिक उस सेना में थे। और राजा के बनने और उसके गद्दी से उतरने पर सेना का बहुत बड़ा रोल होता था, इसी वजह से सेनेट और सेना में बहुत कम बनती थी। शासक सत्ता का स्रोत, सैनिक धनी परिवारों का समूह और इनका राजा पर पूर्ण प्रभाव। सेना तीसरा स्तंभ था और उस समय बलात् भर्ती का रिवाज हुआ करता था। बलात् भर्ती क्या थी कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने जीवन के, व्यक्ति मतलब पुरुष को अपने जीवन के 25 वर्ष जो होते थे उसे लगभग सेना में सेवा के रूप में देने होते थे। तो न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा तो एक पुरुष को, स्वस्थ पुरुष को सेना में अपनी सेवा के रूप में देने पड़ते थे। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले शासक ऑगस्टस की, जिसका शासन है 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व, 14 ईस्वी का, 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी। ऑगस्टस रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। इतना महान था कि इसने अराजकता को समाप्त कर शांति की स्थापना की
ऑगस्टस को इवन के शांति का दूत भी कहा जाता है। उसने विशाल भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में लिवी, वर्जिल, होरेस उसके साम्राज्य के बहुत महान विद्वान थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए ऑगस्टस के साम्राज्य को सदैव के लिए अमर बना दिया। संक्षेप में ऑगस्टस के शासनकाल में इतनी प्रगति हुई कि ठीक ही रोमन इतिहास का स्वर्ण युग ऑगस्टस के काल को कहा जाता है। ऑगस्टस हालांकि बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसका वास्तविक नाम ऑक्टेवियन था, लेकिन जब उसने अब जूलियस सीजर की हत्या के बाद शासन संभाला, तो उसने वहां पर जितने भी उसकी समस्याएं थी, जितने भी उसके दुश्मन थे, उन सब को हराने के बाद ऑगस्टस अर्थात महान की उपाधि धारण की। फिर उसने प्रिंसेप अर्थात प्रथम प्रथम नागरिक, एम्परेटर, एम्परेटर का अर्थ होता है विजयी सेनापति जैसी उपाधियों को धारण किया। उसने सेनेट के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन उन पर नियंत्रण भी रखा, क्योंकि वो जानता था कि सेनेट बहुत ही प्रभावशाली संस्था है और उनके साथ जो है अच्छे संबंध बनाने पर ही उसे एक स्थायी शासन मिल सकता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसने सेनेट के सदस्यों की संख्या घटाकर 1000 से कम करके 600 कर दी। उसने सेना को भी नया स्वरूप दिया। जिस सेना को उसने नया रूप दिया, सबसे पहले तो उसकी संख्या को कम कर दिया, क्योंकि ऑगस्टस जो था वो शांति की नीति में बिलीव करता था, उसमें विश्वास रखता था। इसीलिए उसने संख्या जो है घटाकर 3 लाख कर दी। फिर उसने 9000 पैट्रीवियन गार्ड की स्थापना की। ये गार्ड क्या करते थे? इनका प्रमुख कार्य जो था वो था सम्राट की सुरक्षा करना। उसने स्थायी सेना का गठन किया और प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष के लिए सेवा देना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा उसने नियमित वेतन देने की व्यवस्था भी अपनाई और सेवानिवृत्त होने पर अगर जो मतलब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सैनिकों को पेंशन भी दी, ताकि सैनिक जो है वो मन लगाकर अपने सम्राट के लिए कार्य कर सके। उसने प्रांतीय गवर्नरों का कार्यकाल, क्योंकि प्रांतीय व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी होगी। प्रत्येक साम्राज्य में एक तो नहीं होता, प्रत्येक साम्राज्य या कोई भी देश होता है वो आके प्रांतों में, राज्य में बटा होता है। तो उसने प्रांतीय गवर्नरों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया, ताकि वो निश्चित और सुनिश्चित होकर कार्य कर सके। लेकिन वही उसने जनता के कल्याण के लिए उन्हें निर्देश भी दिए। वह स्वयं जनता के मध्य जाकर पता लगाया करता था कि प्रांतीय गवर्नरों का जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है। भ्रष्टाचार का उसने अंत किया, यातायात के साधनों का विकास किया, डाकुओं का सफाया किया। इसके अलावा उसने दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए ताकि व्यापार को अच्छा किया जा सके। धार्मिक प्रथाओं को दोबारा से पुनर्जीवित किया, तलाक प्रथा को कठोर बनाया, क्योंकि वो परिवारों के टूटने से बेहद दुखी रहता था। उसने स्वयं को देवता घोषित कर दिया। वो अनैतिक संबंधों के खिलाफ भी था। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि उसने अपनी पुत्री जूलिया को अनैतिक संबंधों के कारण ही देश निकाला भी दे दिया था। इसके अलावा उसने संगमरमर का प्रयोग करके रोम में बहुत भव्य भवनों का निर्माण भी करवाया। लिवी उसके साम्राज्य का सबसे महान इतिहासकार था। उसने रोम के इतिहास को 142 जिल्दों में लिखा। इनमें से लेकिन अब केवल 35 जिल्दें ही हमारे पास हैं। वर्जिल उसके काल का सबसे महान कवि था। उसकी तुलना होमर और दांते जैसे महान कवियों से की जाती है। फिर हम बात करेंगे टिबेरियस की। असल में ऑगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल एक ही पुत्री थी जूलिया। उसके भी 2 पुत्र थे, लेकिन उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो दुर्भाग्यवश ऑगस्टस को अपनी दूसरी पत्नी लिविया के पहले पति से उत्पन्न पुत्र टिबेरियस को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा और उसने रोमन साम्राज्य का अनावश्यक विस्तार करना ठीक नहीं समझा। मतलब उसे लगा कि जितना विस्तार हो चुका है ये बहुत है, मुझे आगे विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह एक
योग्य प्रशासक भी था, परंतु जनता उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जनता में बहुत बदनाम था, शंकालु स्वभाव का था। बड़ी संख्या में उसने लोगों की हत्या करवा दी थी। शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन वो किसी की हत्या का आदेश ना देता हो। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। तो 37 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु का समाचार फैलता है तो लोग अपनी अपनी खुशी को अपने अपने तरीके से प्रकट करते हैं। फिर है नीरो। नीरो ऐसा शासक कि शायद कोई भी अपने पुत्र का नाम नीरो रखना नहीं चाहेगा। यह रोमन साम्राज्य का सबसे अधिक बदनाम और अत्याचारी शासक था। उसका शासन काल जो था 17 वर्ष का था। अत्यंत अयोग्य और क्रूर शासक था। उसने अपने बहुत सारे उच्च अधिकारियों को भी मौत के घाट उतरवा दिया था। उसने अपने शिक्षक सेनेका, अपनी माँ अग्रिपिना, उनको भी मरवा दिया, पत्नी ऑक्टिविया को भी मरवा दिया। तो उसी लिए उसने इतने जुर्म तो किए ही हैं, जनता पर भारी कर भी लगा दिए। बड़ी संख्या में उसने ईसाइयों को मौत के घाट जो है उतार दिया। एक सम्राट के द्वारा ऐसा करना लोगों को कभी भी सहन नहीं था। 64 ईस्वी में, देखिए इसका कार्यकाल जो है 68 ईस्वी तक का है। 64 ईस्वी में जब रोम में भयंकर आग लगी और वो 6 दिनों तक जारी रही, जिसमें आधे से अधिक रोम जो है वो जलकर भस्म हो गया। तो नीरो ने इस आग के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया और ईसाइयों की हत्या करवा दी। अंत में जब पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई और उसके अत्याचार बढ़ने के कारण जगह जगह विद्रोह भड़क उठे, चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया, तो बाध्य होकर नीरो ने 68 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी और उसकी मृत्यु पर रोम के लोगों ने चैन की सांस ली। फिर है ट्राजन या ट्राजन। ये शाही परिवार से संबंधित नहीं था, बल्कि शाही शासक बनने के पहले ये सेनापति था। सेना के रूप में, सेनापति के रूप में रोमन साम्राज्य में कार्य करता था। बहुत ही बहादुर और महत्वाकांक्षी शासक था। इसके दो उद्देश्य थे कि एक तो साम्राज्य का विस्तार किया जाए, दूसरा साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की जाए। और इसने इसके अनुरूप ही कार्य किया। उसने पार्थियन, आर्मेनियम, असीरियाई आदि जैसे जगहों पर अधिकार कर लिया और युद्धों में अनेक शासकों को हरा दिया। और उसके ये जो अभियान थे वो 113 से 117 तक चले, जबकि त्राजन का जो शासन काल है वो 98 ईस्वी से 117 है। फिर है गैलिनस। गैलिनस के शासन पर बैठने से ही, जैसे वो गद्दी पर बैठता है, उस समय स्थितियां बेहद खराब होती हैं, चारों तरफ अराजकता होती है। पार्थियन जो है ईरान के शासक, क्योंकि हमने तो शुरू में किया था ना कि इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो थे वो ईरानियन शासक थे। शुरू में तो ईरान में पार्थियनों का शासन था, फिर तुसानियों का शासन था। तो पार्थियन लगातार आक्रमण कर रहे थे। स्थिति से दृढ़ता पूर्वक निपटने के लिए इसने प्रयास भी बहुत किए। इसने उच्च प्रांतीय वर्ग के वर्गों में सैनिक भी भर्ती किए, परंतु 268 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी गई और तब से शुरू होता है जबरदस्त भयंकर पीड़ा वाला समय, तीसरी शताब्दी का संकट। यह सबसे भयंकर समय था रोमन इतिहास के अंदर। 224 ईस्वी में शाहपुर प्रथम तुसानी वंश राजवंश ईरान का शासक बनता है, अर्थात ईरान के अंदर अब पार्थिय नहीं, तुसानी राजवंश शुरू हो जाता है और जिसका शासक है वो है शाहपुर प्रथम। उसने दावा किया कि उसने तीसरी शताब्दी के अंदर रोम के लगभग 60,000 सेना का विनाश कर दिया और उनकी राजधानी एंटियोक पर अधिकार कर दिया। स्थिति इतनी डावाडोल हो गई कि शासक आने और जाने लगे। या तो शासकों को मार दिया गया या गद्दी से उतार दिया गया, या तो उनकी हत्या करवा दी गई या वे गृह युद्ध में मारे गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 47 वर्षों के समय में, केवल 47 वर्षों के समय में 25 सम्राट आए और गए। इस समय में भयंकर अकाल भी पड़े।
प्लेग का भी लोगों को सामना करना पड़ा, विद्रोह भी होने लगे, चोर डाकुओं ने अपनी लूटमार करके लोगों का जीवन जीना मुश्किल कर दिया, और इन सभी के कारण रोमन साम्राज्य को गहरा आघात लगा। लेकिन जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, इसीलिए ये समय भी बीत गया। उसके बाद जो समय शुरू हुआ वो है रोमन साम्राज्य का प्रवर्ती काल, या जिसे हम कहते हैं प्रवर्ती पूरा काल। इसमें सबसे पहले जो मेन शासक है वो है डायोक्लिशियन, 284 ईस्वी से 305 ईस्वी का। उसने स्वयं को सूर्य देवता घोषित किया, रोम को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग का शासन खुद किया, पश्चिम में मैक्सिमियन को सम्राट घोषित किया, जबकि उसने कॉन्स्टेंटाइन को सहायक सम्राट नियुक्त किया। उसने अपने राज्य को में 100 प्रांतों का गठन किया ताकि उसके साम्राज्य को वो अच्छे से चला सके। इसके अलावा उसने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी निश्चित कर दी, और यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता था तो उन्हें सख्त सजाएं दी जाती थी। उसने रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। उसके बाद है कॉन्स्टेंटाइन। देखिए हमने अभी बात की थी ना कि पश्चिम साम्राज्य जो था वो उसने कॉन्स्टेंटाइन को सहायक सम्राट के रूप में नियुक्त किया था। कॉन्स्टेंटाइन का समय है 306 से 337 ईस्वी। इसकी गणना भी कॉन्स्टेंटाइन की गणना भी रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। उसने अपने शासनकाल के दौरान रोम की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। सबसे पहले उसने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। उसने देखा कि चांदी जो है, चांदी की मुद्रा, ये चांदी के सिक्के की कमी होती जा रही है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ने 306 में उसका काल शुरू होता है, 310 में उसने सोने के सिक्के चलाए और इनका नाम सोलिडस था। फिर उसने उद्योगों पर बल दिया, यातायात के साधनों का विकास किया और विदेशों के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और जर्मनों को सेना में भर्ती किया और रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर तैनात किया। जो उसका सबसे प्रमुख कार्य था, जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता है, एक तो है कि ईसाई धर्म को उसने 313 ईस्वी में रोम साम्राज्य का राज धर्म घोषित कर दिया, अर्थात उसने ईसाई धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। दूसरा, 330 में उसने कुस्तुनतुनिया को रोम की दूसरी राजधानी घोषित किया। ये इतिहासकार इसे उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। फिर है थियोडोसियस द्वितीय, हम प्रथम की नहीं द्वितीय की बात कर रहे हैं। इसका कार्यकाल जो है 408 ईस्वी से 450। ये एक ऐसा सम्राट था जिसका साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। उसने अपनी कूटनीति और सैन्य बल पर जर्मन और ईरानियों के आक्रमणों को रोक दिया, और उसे कला और साहित्य से बहुत प्यार था। उसने कुस्तुनतुनिया में अनेक भव्य नगरों, महलों की स्थापना की, भवनों की स्थापना की। उसने खुद अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। उसे सबसे जो महत्वपूर्ण सफलता उसके श्रेय मिलता है वो है 438 ईस्वी में थियोडोसियस कोड को जारी करना, अर्थात उसने कानूनों का सभी जितने सब पहले प्रचलित थे कानून, उनको संकलित करवाकर एक कानूनी किताब का निर्माण करवाया, जो कि वहां पर आने वाले शासकों का मार्गदर्शन करती थी, समाज को एक दिशा देती थी, समाज का, पूरे समाज का मार्गदर्शन करती थी। इसीलिए थियोडोसियस कोड जो है वो मील का पत्थर साबित होता है आने वाले समय में। फिर हम बात करेंगे जस्टिनियन की, 527 ईस्वी से लेकर 565 ईस्वी। रोम साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो जस्टिनियन था। ईरान के ससानी शासकों को पराजित किया, वेंडलों और एस्ट्रोगोथों को भी पराजित किया। उसने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने कुस्तुनतुनिया में हागिया सोफिया नामक विश्व प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। उसका नाम
जस्टिनियन कोड के लिए भी विख्यात है और ये कोड अनेक यूरोपीय देशों के कानूनों की आधारशिला बना। इसके अलावा उसने जितना भी वो अपने शासनकाल में लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था वो सॉलिडस के रूप में करता था, अर्थात उसने रोमन साम्राज्य को हर प्रकार से दृढ़ता प्रदान की और इसके गौरव को पुनः स्थापित किया। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे रोमन साम्राज्य का राजनीतिक जीवन यहीं पर समाप्त होता है और राजनीतिक जीवन में केवल रोमन साम्राज्य का पतन जो रह गया है उसे हम लास्ट वाले भाग में करेंगे। इसके साथ ही हम भाग 2 और भाग 3 में रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक धार्मिक जीवन की बात करेंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।